बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अचानक एक लड़ाई शुरू हो गई है मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी में। वहां से मरीम नवाज की जानिब से 17 मार्च को एक ट्वीट किया गया था और 22 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका जवाब दिया। आखिर इतने दिन क्यों लगाए इस जवाब देने के लिए, और ये बिहाइंड द सीन क्या मामला चल रहे हैं, पीडीएम में क्या चल रहा है। जरदारी साहब ने ये कहा, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। क्यों जरदारी को ये कहना पड़ गया, और मौलाना और नवाज शरीफ अब क्या प्लान बना रहे हैं। जरदारी साहब आउट होने वाले हैं, मौलाना और नवाज शरीफ का बड़ा प्लान तैयार है। आप दोस्तों के साथ बड़ी अहम तफसीलात है वो मैंने शेयर करनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन और ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 22 मार्च को एक बयान दिया और उस बयान के बाद एक तबसरे होने लगे, तज्जिए होने लगे, और ये बात खुलकर सामने आ गई कि मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक सफ़े पे आने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा मरीम नवाज, आपको याद है, गिलगित बल्तिस्तान में एक मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज की, फिर वो घड़ी खुदा बख्श गई थी, वहाँ उनकी मुलाकातें हुई थी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के दरमियान बहुत अहम गुफ्तगू हुई थी। मरीम नवाज बिलावल को कुछ चीज़ें समझा रही थी, लेकिन शायद आसिफ अली जरदारी वो समझने को तैयार नहीं थे। इसीलिए जब पीडीएम का इजलास हुआ तो आसिफ अली जरदारी ने वो कहा जो आज तक किसी जयाले ने नहीं सुना था। जयाला तो समझता था कि वो भुट्टो का पैरोकार है, तो वो मुक्तदर हलकों से या फिर वो लोग जो जमहूरियत के खिलाफ है उनसे लड़ झगड़ लेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा एक ही बेटा है, लिहाजा मैं मुक्तदर हलकों से या एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं कर सकता। आखिर आसिफ अली जरदारी ने ये बात क्यों कही, आगे चल के इसकी पूरी मैं तफसील आपके दोस्तों के सामने रखूंगा। आप दोस्तों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, और यहीं पे लाइक कर दीजिए। अच्छा, मामला ये है दोस्तों कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है नौजवान है और उनकी जो परवरिश की है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी का जो उन पर कह लीजिए कि सियासी तौर पे नक्श है वो ज़्यादा है। और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मफाहमत की सियासत करते हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसके ब्लड में, उसके खून में मफाहमत की सियासत नहीं रही है। आपको याद होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो अवाम को गरजते थे, बरसते थे, अवाम को अपने साथ रखते थे। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो गरजती थी, बरसती थी। 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो ने मुक्तदर हलकों के साथ लड़ाई की थी, सियासी जंग लड़ी थी। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि जब वो मुशर्रफ के साथ लड़ रही थी तो आखिर में आके उन्हें मफाहमत करनी पड़ गई। आप दोस्तों को याद है ना, कॉन्डोलीज़ा राइस जो कि सेक्रेटरी खारजा होती थी, जो उस वक्त प्रेसिडेंट बुश थे उनकी, उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ, और एक डील करवाई थी। अपोजिशन जमातों को बेनज़ीर ये तासुर दे रही थी कि वो उनके साथ है, लेकिन बिहाइंड द सीन मुशर्रफ के साथ दुबई में मुज़ाकरात हो रहे थे। अब वही स्ट्रैटेजी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ये मालूम था और शायद उस वक्त जरदारी साहब ने ही उनको बताया हो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। अब आसिफ अली जरदारी ने भी कहा, जब पीडीएम का इजलास हो रहा था और आसिफ अली जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे, और आसिफ अली जरदारी ने जब गरजना बरसना शुरू किया और वो जो टिकर्स थे वो जो मीडिया को लीक किए गए, बाकायदा शेरी रहमान साहिबा का नाम आया कि उन्होंने मीडिया चैनल्स को वो टिकर्स लीक किए कि वो मीडिया पर चल सकें। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी की जो तकरीर थी उसका आधा घंटा तकरीबन गुजर गया, 1 घंटे की उन्होंने तकरीर की, तो आसिफ अली जरदारी साहब को बताया गया कि जरदारी साहब ये क्या हो रहा है, आप यहाँ तकरीर कर रहे हैं, वहाँ पे टिकर्स चल रहे हैं, इसका मतलब कि कोई प्लान है, प्री प्लान तरीके से ये सारा मामला हो रहा है। तो आसिफ अली जरदारी को जब ये बताया गया तो आसिफ अली जरदारी ने यू टर्न लिया, और आसिफ अली जरदारी ने फिर कहा कि देखिए, मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो मेरा बेटा है उसको मैं खो दूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। और आगे जाके फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी बेटियाँ जेल जाएं। बेटियों से उनकी मुराद मरीम नवाज शरीफ थी। तो
ये सारी जो बात है अब राना सनाउल्लाह सामने लेकर आए हैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में, और उन्होंने ये बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है। और जिस तरह की आसिफ अली जरदारी की स्ट्रैटेजी सामने आई थी, ये बात हकीकत मालूम होती है और इस बात की तस्दीक की है कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी। उन्होंने कहा बिल्कुल आसिफ अली जरदारी ने ये बात कही थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी का प्लान क्या था, प्लान समझना बहुत ज़रूरी है। आसिफ अली जरदारी जिस तरह पीडीएम को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इस बात को नवाज शरीफ और मौलाना बखूबी समझ गए थे। पहले तो आसिफ अली जरदारी ने राग़िब किया पीडीएम की जमातों को कि वो इस्तीफ़े ना दे, सेनेट और ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा ले। मान ली जरदारी साहब की बात, मौलाना साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी। ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया, सिंध में पीपल्स पार्टी को कामयाबी हुई, पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है उसको कामयाबी हुई, ठीक है, ज़बरदस्त। फिर सेनेट के इंतखाबात हुए, जब सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी हुई तो ये वो वक्त था जब आसिफ अली जरदारी का जो कॉन्फिडेंस था वो और ज़्यादा हुआ, और आसिफ अली जरदारी शायद मुतमईन थे और उन्होंने अपने दोस्तों को ये भी बात कही, देखा मैं मौलाना और नवाज शरीफ को ये बात समझाता था, वो समझते नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन, और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में वो पूरी जो कलई थी कि जो वो न्यूट्रल हो गए इदारे या फिर मुक़्तदर हल्कों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी बाकायदा कह चुके थे कि उन्हें लगता है कि न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन उसका पूरा पोल सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में खुला और आसिफ अली जरदारी दंग रह गए कि उन्होंने जो पूरी बिसात बिछाई थी वो उलट गई। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी की जो कोशिश थी वो ये थी कि वो सेनेट हासिल कर लें और साथ साथ उसके वो पंजाब हासिल कर लें। इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि वो परवेज़ इलाही को वहाँ पर वज़ीर आला बनाएं और वज़ीर आला बनाकर अगले जो इंतखाबात होने हैं उसके लिए अभी से पंजाब में तैयारी करें, क्योंकि आपको मालूम है पंजाब जो लेता है वही विफाक लेता है, वही विफाक में हुकूमत बनाता है। लेकिन इस पूरे मंसूबे को, ये जो पूरा फार्मूला था आसिफ अली जरदारी का, इसको नवाज शरीफ बखूबी समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो मात दे रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे लेकिन वज़ीर आज़म नहीं रहे। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा है, उसे मालूम है कि किस तरह डील किया जाता है, और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी वो डील कर चुके हैं। और एक वक्त आया था जब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था जो वादे होते हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते हैं। आप दोस्तों को याद होगा वो क्या वाक़या था, नीचे कमेंट करके बताइए। जब आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि कुरान और हदीस नहीं होते हैं, वो वाक़या गैस कीजिए और नीचे कॉमेंट कीजिए। मुझे तो मालूम है, लेकिन मुझे पता है आप दोस्तों को भी मालूम है, नीचे कॉमेंट करके बताइए। तो अब मामला ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने अपनी कमज़ोरी बता दी है। उनकी कमज़ोरी है बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ही थे जिन्हें मोहतरमा जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो मनाने की कोशिश कर रही थी, समझा रही थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की जो मफामाना पॉलिसी थी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था आसिफ अली जरदारी को 2018 के इंतखाबात में। और पहले मैं आप दोस्तों को अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है चौथे नंबर की जमात बनकर सामने आई। हालांकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका वजूद ही पंजाब में हुआ है, लेकिन वो चौथे नंबर की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीसरे नंबर की जमात बनकर सामने आई। उसको पीपल्स पार्टी को मात दे दी टीएलपी ने। लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के रहनुमा थे, शमशान बुखारी हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए, दूसरे राजा रियाज हो गए, इस तरह के बहुत सारे जो रहनुमा थे वो पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ दी। कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का भुरकस निकल गया। लेकिन जरदारी साहब को खौफ ये है, जरदारी साहब को पंजाब हासिल करने का खौफ नहीं है, जरदारी साहब को सिंध गंवाने का खौफ है। और 2018 में जब जीडीए बनाई गई थी तब भी आसिफ अली जरदारी के जहन में ये था कि इस जीडीए को उनके साथ खड़ा किया जाएगा या उनके मुकाबले में खड़ा किया जाएगा, और पीपल्स पार्टी को जो कि भुट्टो के नाम पे वोट लेती है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी ने अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए पेश किया, और अब भी बज़ाहिर ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल हो गए हैं। अपने कम वक्त के फ़ायदे, सियासी फ़ायदे के लिए उन्होंने जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो गंवा दिया है। उसकी एक वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा नहीं बनती, और जो कि अब मुश्किल नज़र आता है, और अब शायद वो खुलूस भी ना हो
जो कि पहले हो सकता था, क्योंकि अब जिस तरह की रंजिशें सामने आई हैं तो पीपल्स पार्टी को अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो 9 जमातें हैं पीडीएम की, 10 जमातों में से पीपल्स पार्टी को निकाल के जो 9 जमातें हैं वो अगले इंतखाबात में अपना इलेक्ट्रल अलायंस बना सकती हैं, अपना इंतखाबी इत्तेहाद बना सकती हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए अगर इन 9 जमातों का इंतखाबी अलायंस बन गया तो पीपल्स पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा। पीटीआई को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और पीपल्स पार्टी जो कि लगता यह है कि अबे उसे रीथिंक करना पड़ेगा सियासी तौर पे, जो उसने अपने कार्ड्स खेले थे शायद वो निशाने पर नहीं लगे हैं। और मौलाना और जो नवाज शरीफ है वो अब तक यही सोच रहे हैं कि बजट के बाद जून में जब बजट आएगा तब कोई मामला किया जाए और उसके बाद अवाम को निकाला जाए और लॉन्ग मार्च किया जाए और एक मरतबा फिर तहरीक को मुनज़्ज़म किया जाए, क्योंकि बजट में बहुत सख्त शराइत आने वाली हैं। जिस तरह आईएमएफ की पिछली भी मैंने वीडियोस में आपको बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक ये हुकूमत गिरवी रखने जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आईएमएफ की कितनी सख्त शराइत हैं जो अगले बजट में आने वाली हैं। और जो गरीब आदमी जिसकी कमर टूट चुकी है अब उसे शायद दफनाने का इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि गरीब का इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये पूरी सियासी चालबाजियां हैं जो आप दोस्तों के सामने मैंने रखी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मालूमात मिलती रहे। नीचे जो फेसबुक पे देख रहे हैं मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे होगा, आप उस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।